नमस्कार, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा के अधिकांश विद्यार्थी जिन गलतियों को दोहराते रहते हैं, अनवरत वो गलतियों का क्रम चलता रहता है। उन कुछ गलतियों को मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। इन गलतियों से आप किस प्रकार बच सकते हैं, तो उसी पर आधारित ये वीडियो रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी है जो निरंतर मेरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ अध्यापक एवं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मैं स्वयं भी चयनित हो चुका हूं। तो मेरे स्वयं के अनुभव और आप सभी साथियों का जो मूल्यांकन करने के उपरांत कुछ गलतियां हैं जो विद्यार्थी अधिकांशतः करते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करके एक हम सावधानी किस भांति रह सकते हैं उस पर हम एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, कुछ गलतियां और उनका बचाव, 10 गलतियां मैंने यहाँ उल्लेखित की है। सबसे पहले, अति सामग्री चयन, गाइड्स का मायाजाल। आप बाजार में जाते हैं विद्यार्थियों, और किसी भी आप पुस्तक की दुकान पर चले जाइए, वहां पर आपको ऐसा लगेगा हिंदी विषय के लिए या अन्य किसी भी विषय के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए अनेक गाइड्स है वो उपलब्ध है। तो पुस्तकें इतनी हो चुकी है कि विद्यार्थी दिग्भ्रमित रहता है। तो मैं बार बार पूर्व में भी मैंने उल्लेखित किया है कि आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप पुस्तक सूची से पहले ही सुनिश्चित हो जाइए कि मुझे फला फला पुस्तकों का सहारा लेना है, और इन पुस्तकों के साथ में ही अंत तक मुझे अपने अध्ययन को है वो चलायमान रखना है। विद्यार्थी बीच में ही दिग्भ्रमित होकर भांति भांति की पुस्तकों से जुड़ता जाता है। इससे स्थिर ज्ञान है उसके मस्तिष्क में वो संकलित नहीं हो पाता है। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा साथियों कि अति सामग्री चयन है, इस पद्धति से आप पूर्ण रूपेण बचिए। निश्चित कर लीजिए और कोशिश करें कम से कम पुस्तकें और अधिक से अधिक प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकें आप पढ़ें। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें आप शुक्ल जी का इतिहास है, नगेंद्र हरदयाल का जो इतिहास है वो आप पढ़ पाए। काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भगीरथ मिश्र है, चाहे सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्ता है, विभिन्न जो पुस्तकें हैं मैंने समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूं, तो वो पुस्तकें आप पढ़ पाए। और अनावश्यक गाइड्स है उनके फेर में आप ना पढ़े। गाइड्स अगर आप लेते हैं तो एक गाइड ले लीजिए, 2 गाइड ले लीजिए, कोशिश करें एक ही गाइड से आप काम चलाए, पर अनावश्यक है एक भंडार ना करें। जितनी पुस्तकें आपके कक्ष में होगी उतनी ही जो दिग्भ्रमित होने की संभावना अधिक होगी। तो कोशिश करें जितनी चयनित सामग्री है वो चयनित सामग्री आपके निकट रहे, और दृढ़ता भी उस संदर्भ में रहे कि जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं मुझे ये सफलता तक ले जाएगी। और फिर आप उसी परिपूर्ण दृढ़ निश्चितता रखते हुए, पूरा विश्वास रखते हुए अंत तक उसी के साथ में अपने अध्ययन को समापन करें। साहित्य का मान। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती मैं विद्यार्थियों में देखता हूं, हिंदी साहित्य, चाहे स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता अथवा वरिष्ठ अध्यापक, अधिकांश विद्यार्थी हिंदी साहित्य के इतिहास में ही उलझे हुए रहते हैं। गद्य कैसे पढ़े, पद्य का कैसे भाग पढ़े, इन पुस्तकों से प्रश्न आ रहा, इस पुस्तक से प्रश्न नहीं आ रहा, बार बार साहित्य के मोह में ही विद्यार्थी उलझ के रह जाता है। जबकि अगर आप देखें तो अधिकांश जैसे 150 प्रश्न है उसमें से साहित्य के इतिहास का 25 से 30% भाग रहता है। 30% प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं लगभग। मैं एक सटीक आंकड़ा आपके निकट प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैं अनुमानित व्यक्त कर रहा हूं। अब विद्यार्थी क्या करता है, 70% जो सामग्री है उसके प्रति उसका मोह भाव है वो कम रहता है, एवं जो साहित्य का इतिहास है उसके प्रति उसका भाव ज्यादा रहता है, और जो घंटे हैं अध्ययन के वो भी विद्यार्थी साहित्य के इतिहास को ज्यादा समय निकाल देता है। इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थियों का साहित्य का इतिहास तो ठीक ठाक अच्छा तैयार हो जाता है, पर अन्य विषय उसके कमजोर रह जाते हैं। तो आप कोशिश करें साथियों कि साहित्य के इतिहास के प्रति आपका जो अतिरेक से युक्त भाव है और पढ़ने के जो घंटे हैं उसको निश्चित रखें। ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे अध्ययन करते हैं उसमें अंत तक आप जोड़ें कि आपने जैसे 200 घंटे अध्ययन कर लिया हिंदी साहित्य का, पूरे प्रश्न पत्र का, अब उसमें से पता चला कि 120 और 100 घंटे आपने मात्र साहित्य के इतिहास के लिए खर्च कर दिए। तो ये भी एक उचित रणनीति नहीं लगती है मुझे। तो कोशिश कीजिए कि अन्य को भी आप भारांश प्रदान करें, अन्य विषयों को भी यथोचित स्थान प्रदान करते हुए उनका भी गरिमामय अध्ययन करें, क्योंकि प्रश्न केवल साहित्य के इतिहास से नहीं आने, वो तमाम बिंदुओं से आने हैं। इसलिए इस मोह का आप त्याग करें। त्याग करने का आशय ये कदापि नहीं है कि आप साहित्य के इतिहास को छोड़ के अन्य विषयों से संलग्न हो जाए, ऐसा नहीं है। आप सभी विषयों को ध्यान दें, पर कोशिश करें साहित्य के इतिहास को नपे तुले तरीके से आप अध्ययन करें। व्याकरण को हल्के में लेना।
विद्यार्थी की गलती है, और विशेष रूप से मेरी तो ये गलती रही भी है। व्याकरण के संदर्भ में मैंने सैद्धांतिक तरीके से व्याकरण का अध्ययन बहुत अच्छे से किया जीवन में। जैसे संधि है, संधि में आदि संधि के क्या नियम है, गुणधर्म क्या है, उनके गुण संधि क्या है, बहुब्रीहि समास है उसका क्या। तो हम क्या है कि सैद्धांतिक विधान का केवल उसके अवधारणों को समझा और फिर वही व्याकरण की सीमित करके हम रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है विद्यार्थियों। अधिकांश विद्यार्थी 10 में से 8 से 9 विद्यार्थी इस गलती को दोहराता है। आप इस गलती से बचिए साथियों। क्या करना है, व्याकरण की अवधारणा या किसी व्याकरण के किसी बिंदु को, अवधारणा को बहुत अच्छे से समझने के बाद में उससे संबंधित जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आप हल कर सकते हैं उतने आप हल करने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए हिंदी व्याकरण के अंदर पूर्व भर्ती में कुछ प्रश्न आए हैं, उनको आप दोहराइए। भारत स्तर पर भी अगर हिंदी व्याकरण के कुछ अगर लोक सेवा आयोग ने अच्छे प्रश्न दिए तो वहां पर भी आप दोहरान करिए। बाजार में खूब सारी जो गाइड्स है उनका आप संकलन लेके आ सकते हैं, ताकि बहुविकल्पीय प्रश्न है उससे आप जुड़ सकते हैं। उससे आपकी जो अवधारणा है उस अवधारणा का परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से होगा, उससे आपकी व्याकरण वो अच्छी होगी। क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कि विद्यार्थी ये कहते हुए नजर आते हैं कि यार ये सरल प्रश्न ही मेरा गलत हो गया, व्याकरण मेरी अच्छी थी फिर भी मेरे सही नहीं हो पाया, संज्ञा सर्वनाम तक में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आप इसको हल्के में ना ले, इस पर आप विशेष दृष्टि रखिए। इसको भी जितना महत्ता है उतनी महत्ता आप अवश्य दीजिएगा। चौथा विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र है उसके अंदर भी अभ्यास का भाव। सबसे बड़ी गलती तो इसमें है कि उचित पुस्तक है वो भी विद्यार्थियों के निकट नहीं रहती है। एक गाइड्स वगैरह है, गाइड उससे काम चला के पढ़ लेते हैं। आप कोशिश करें काव्य शास्त्र के लिए अलंकार है, छंद है, उसके जितने आप उदाहरण पढ़ सकते हैं उतने उदाहरण आप पढ़िए। रस, छंद, अलंकार एवं अन्य काव्यांग है, डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, तो उसको आप लेके आइए। उस पुस्तक और नरोत्तम दास स्वामी की जो पुस्तक है उससे आप रस, छंद और अलंकार इन तीनों जो प्रकरणों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, इनको आप डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक से, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की जो काव्य शास्त्र की पुस्तक है उससे आप तैयार कर सकते हैं। ये तैयार करने के बाद में साथियों दो दो पुस्तकें रखिए। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक से आप दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी बहुत अच्छे से निर्दिष्ट किया हुआ है। तो आपके दो बिंदु जो प्रथम श्रेणी में लगे हुए हैं तो उनको आप वहां से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कोशिश करें साथियों, काव्य शास्त्र को भी आप गरिमा में स्थान प्रदान करते हुए इसका भी बहुत अच्छे से आप अध्ययन करिए। अभ्यास है तो पूर्व की भर्तियों में कैसे प्रश्न आए हैं उन पूर्व की भर्तियों के प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। बाजार में कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बहुत अच्छी स्तरीय पुस्तक मिलती है तो उसका आप चयन कर सकते हैं। या जो बहुत सारे जो पूर्व भर्तियों के प्रश्नों को लेकर बहुत सारी पुस्तकें बाजार में प्रचलित है तो उनका आप सहारा ले सकते हैं। पर काव्य शास्त्र को भी आप कोशिश करें, जो मूल प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनसे आप पढ़िए, अवधारणाओं को समझिए और उसके उपरांत आप अभ्यास कीजिए। बिंदु सबसे बड़ी बात है, इसे काव्य हेतु 2-3 पृष्ठों के अंदर काव्य हेतु सिमट जाता है, काव्य लक्षण 2-3 पृष्ठों में सिमट जाता है, पर उनके अभ्यास पर ध्यान दीजिए। कोशिश करें परिभाषा बोलिए और फिर आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करें कि यह परिभाषा फलाचार्य की है, और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप अध्ययन कर सकते हैं। पांचवा, नियमित समय नियोजन नहीं। विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमी है कि विद्यार्थी आज समय सारणी बना लेगा पर नियमित रूप से उसको जारी नहीं रख पाता है। वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, मध्य मध्य में ही उनका भ्रमित होना स्वाभाविक दिखाई देता है। साथियों कोशिश कीजिए, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र है, कोशिश करें कि एक सत्र के अंदर आप प्रथम प्रश्न पत्र, जैसे आप सुबह 6-7 बजे से आप अध्ययन प्रारंभ करते हैं और दिनचर्या के साथ में आप रात्रि 11 बजे तक आप अध्ययन करते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह जैसे आप प्रथम प्रश्न पत्र आपका कमजोर है तो सुबह 6 से लेकर 12-1 बजे 2 बजे तक आप 3 बजे तक आप सामान्य ज्ञान को अध्ययन करके आप छोड़ सकते हैं 2 बजे तक, ताकि उससे आपका क्या होगा, दिमाग के अंदर संतुलन रहेगा कि मैंने प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ लिया। फिर 1-1:30 बजे के आसपास आप फिर आप हिंदी साहित्य का अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। अभी हिंदी के अंदर भी आप उचित नियोजन बनाइए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, व्याकरण आपको पढ़नी है और काव्य शास्त्र पढ़ना है, तो आप 3 भागों में हिंदी साहित्य को विभाजित कर सकते हैं, जिसमें आप व्याकरण
और शिक्षण विद्या इसको एक भाग में रख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र एक साथ रख सकते हैं। और जो शिक्षण विद्या इत्यादि है तो शिक्षण विद्या और व्याकरण एक साथ पढ़े, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए और कुछ समय आप काव्य शास्त्र के लिए निकाल सकते हैं। और रात को सोते समय घंटे 2 घंटे पूर्व में 9 बजे 8 बजे के आसपास उस समय आप गद्य एवं पद्य पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। विशेष रूप से आप गद्य पाठ पढ़ सकते हैं, जैसे आपके उपन्यास लगा हुआ है, आपकी कहानियां लगी हुई, तो उसको आप रात्रि की वेला के अंदर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक रणनीति हो सकती है। रही बात, आप चाहो 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं हिंदी साहित्य को, व्याकरण पढ़िए और उसके साथ में शिक्षण विधियों को या शिक्षा शास्त्र को, इनको आप लेके चल सकते हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र का एक साथ उपक्रम कर सकते हैं। और तीसरा, गद्य एवं पद्य पाठ। तो एक क्रम बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुरूप, और उस क्रम को एक निश्चित बनाइए, एक डायरी में लिखिए और फिर उसी के साथ में आप अग्रसर रहिए। बार बार भटके ना, 2 दिन पढ़ा और फिर छोड़ दी, फिर अलग रणनीति। किसी दिन आप प्रथम प्रश्न पत्र ही पढ़ रहे हैं, किसी दिन हिंदी साहित्य को ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जो पूरे दिन केवल कभी हिंदी पढ़ते रहते हैं, कभी सामान्य ज्ञान पढ़ते रहते हैं। कुछ साथी है जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो कहते हैं सर अभी हम प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार कर रहे हैं। तो हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि 40% की जो अनिवार्यता बनी है, उसके उपरांत कहीं ना कहीं तो ये 5 जो गलतियां हैं, इनमें गलतियों का भी उल्लेख मैंने किया है और इनके सुधार की विषय वस्तु को भी मैंने आपके समक्ष व्यंजित किया है। आगे देखते हैं कुछ गलतियां। पुराने प्रश्न पत्रों का दोहरान नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। ढिंडोरा सब जगह पीटा हुआ है, पहले के प्रश्न पत्र पढ़ो, पहले के प्रश्न पत्र पढ़ो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम विद्यार्थी मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहले के प्रश्न पत्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। नहीं करते हैं विद्यार्थी, केवल हाँ ये प्रश्न आए हैं ऐसा करके इतिश्री कर देते हैं। बार बार आप पढ़िए। आप चाहो तो आरपीएससी की मुख्य वेबसाइट पर जाकर वहां से आप प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। बाजार के अंदर कुछ गाइड्स है, वो भी गाइड वगैरह आ रखी है, पुस्तकें प्रकाशित है जिसमें बिंदुवार इनका संकलन करके दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। पर कोशिश करें आरपीएससी के जो प्रश्न पत्र है उसको उसी रूप में आप डाउनलोड करें और उनको पढ़ते रहे हर कभी। चाहे तो आप इकाई बार देख लीजिए, पहले आदिकाल में कैसे प्रश्न बनते हैं, भक्ति काल में कैसे प्रश्न बनते हैं, रीति काल में कैसे बनते हैं, जो आपको पुस्तकें मिलती है बाजार से उसका अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप अवश्य अपनाइए कि आरपीएससी के जो प्रश्न पत्र है उसको उसी रूप में आप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आप टिक मार करके फिर उनको बार बार पढ़िए। उसका एक फायदा आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं आरपीएससी के प्रश्न पत्र को उसी रूप में पढ़ रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा मिलता है आरपीएससी के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके उसी रूप में पढ़ने का। आपको लगेगा आप जीवित रूप में आरपीएससी की जो परीक्षा उसको अनुभव कर पाएंगे। अगर आप बाजार से पुस्तक लाते हैं पहले के प्रश्न पत्रों की, तो उसकी साथ दिक्कत ये होती है कि वो जो अपनत्व का भाव है, वो जो भाव संवेदना है, वो उसमें निकटता महसूस नहीं हो पाती। इसलिए मैं कहूंगा कि आप वेबसाइट से डाउनलोड करके और फिर उनको बार बार पढ़ते रहें। कोशिश कीजिए आप समय निकाल के प्रतिदिन इसको समय अवश्य दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए। एक एक प्रश्न पत्र आप पढ़ सकते हैं, चाहे 50 प्रश्नों को आप दोहरान कर सकते हैं। आगे सबसे बड़ी गलतियों में एक गलती यह है कि दोहरान का अभाव। विद्यार्थी दोहरान नहीं करते हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे जो साफ होता जा रहा है, तो उस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे जो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ अब नए जो अवधारणा है उसके अंतर्गत ये भी बताया गया 5 दिन तक आप नया पढ़ो और 2 दिन तक आप वापस दोहराइए। तो ये भी अवधारणा अभी कहीं देखी थी मैंने, 5 दिन आप पढ़िए और 2 दिन आप दोहरान कीजिए। आप चाहे तो ये कर सकते हैं 6 दिन आप पढ़िए और 1 दिन आप दोहरान कर दीजिए, ये ज्यादा सटीक मुझे लगता है। 6 दिन आप खूब सारा पढ़िए और 1 दिन आप दोहरान कर लीजिए। या अपने दिवस का प्रतिदिन के समय में कुछ एक निर्धारित समय आप कर सकते हैं जिसमें आप दोहरान के लिए दे सकते हैं। तो ये भी आप निश्चित एक योजना बना सकते हैं, पर दोहरान अवश्य कीजिए। दोहरान से जो पढ़ी हुई सामग्री है उसको स्थायी रूप से संग्रहित होने में मदद है, वो मदद मिलती है। मॉक टेस्ट से भाई ये सबसे बड़ी कमी है। मेरी टेस्ट सीरीज में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पत्र अगर आपको चाहिए, वो भी प्रश्न संख्या सहित, प्रश्न कहाँ से लिया गया है, उस पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या इसके सहित, अधिकांश सबके नहीं कह सकता मैं, अधिकांश प्रश्नों में आपको ये उल्लेख मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पृष्ठ संख्या ये, भगीरथ मिश्र के काव्य शास्त्र से पृष्ठ संख्या ये, या कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से ये प्रश्न है और पृष्ठ संख्या ये। उससे आपको
ये लगेगा कि ये प्रश्न है वो बेहद स्तरीय प्रश्न बनाए गए, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। मानस पाठशाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर टेस्ट सीरीज अभी संचालित है, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी दोनों के लिए, विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय है, तो आप भी यहाँ से जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। बड़ी कमी ये है कि मॉक टेस्ट से भाई बार बार विद्यार्थी इसी पसोपेश में रहता है। बहुत सारे साथी मैंने देखे हैं कि सर पहले एक बार पाठ्यक्रम पूरा कर लो फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ूंगा, और जुड़ने की सोचते सोचते परीक्षा निकट आ जाती है और वो प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाता। 100 बच्चों ने टेस्ट ली है और टेस्ट देते हैं 15-20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी। सबसे बड़ी कमी है भय का, भय भय और चिंता कि मेरे कम अंक आएंगे, तो उसका अभाव आपको बनाना। डरिए मत, आप अपने साप्ताहिक जो बिंदु मैंने टेस्ट सीरीज में दिया, अगर उसके वो आपकी योजना में नहीं है तो अपनी योजना के अनुरूप एक पाठ्यक्रम बना के ऊपर नीचे कभी भी आप टेस्ट दीजिए और अपने समकक्ष जो विद्यार्थी है जो टेस्ट दे रहे हैं उनके अंकों से अपनी गणना कीजिए, अपनी तुलना कीजिए और उससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही। आप खुलिए खूब सारा। जो युद्ध है वो मैदान में ही लड़ा जाएगा, बिना मैदान में गए हुए बाहर से हम चर्चा करने मात्र से, पढ़ने मात्र से सफलता अर्जित नहीं कर सकते। जो आरपीसी का कक्ष है उस कक्ष में आप बैठ के ओमार सीट और प्रश्न पत्र को देखेंगे फिर हल करेंगे, उसी प्रकार के परिवेश को आपको घर पर भोगना होगा। तो इसको भोगिए और पूरी ईमानदारी से इसको हल कीजिए। प्रिंट की सुविधा भी है, उत्तरमाला भी आप प्रिंट करा सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मैंने दे दी है। आप चाहे तो उसको प्रिंट करा के घर पर इत्मीनान से धैर्य पूर्वक आप हल करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि पूर्णतः अनुशासन हो और पूर्णतः धैर्य पूर्वक आप उसका हल करें। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपने अध्ययन करके इतिश्री कर दिया, हल करके आपने उसको समाप्त कर दिया, ऐसा ना करें। पूरी ईमानदारी के साथ में उस प्रश्न पत्र को पढ़िए और फिर हल कीजिए। तो ये बड़ी गलती है, उससे भी आप बचने का प्रयास करें। कुछ ये 2 गलतियां और मैंने देखी है। सोशल मीडिया का पटका, अब टेलीग्राम चैनल पर प्रश्नोत्तरी चल रही है, व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं, कोई क्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो विद्यार्थी बनाने के अंदर, इन प्रश्नों को बनाने के अंदर, इन प्रश्नों को देखने के अंदर इतने उलझे हुए रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पर लिंक की पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर चले जाते हैं। फिर शुक्ल जी के 1 से लेकर 20 पृष्ठों के बीच के प्रश्न, 1 से लेकर 10 पृष्ठों को आप तैयार कीजिए, कल क्विज होगी, एक को इसको बनाना, फला को बनाना। और प्रश्न ऐसे ऐसे देते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार सेनापति का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनका। तो कुल मिला के अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं कदापि ये नहीं कहूंगा कि आप ना जुड़े, पर आप उसी स्थानों से जुड़िए, उसी क्विज से जुड़िए जहां स्तरीय और अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, जो आरपीसी परीक्षा में आते हैं। फिजूल के जो प्रश्न है, जो प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, उनको भी विद्यार्थियों को उन क्विज के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव में पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और वो दीर्घकालीन जो स्मृति उसमें जाते भी नहीं, आप भूल भी जाएंगे उन प्रश्नों को और वो आएंगे भी नहीं प्रश्न। पर दबाव ये रहता है कि क्यूज प्रतियोगिता के अंदर में अच्छा स्थान अर्जित करो। तो इस चक्कर के अंदर विद्यार्थी जो प्रश्न नहीं आते हैं, जो सामग्री छोड़ना है उसको भी छोड़ नहीं पाते हैं, और जो अच्छी सामग्री जो ग्रहण करना है उनको ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप सोशल मीडिया का समुचित सदुपयोग करें, अच्छे यूट्यूब चैनल है उनसे आप जुड़ सकते हैं, कुछ आप कक्षाएं देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जहां पर इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी हो रही है तो चयनित होनी चाहिए, जहां पर स्तरीय और अच्छे मापदंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप जगह जगह हिंदी साहित्य के 50-50 चैनलों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, कब परीक्षा होगी, क्या परीक्षा टल रही है, क्या आरपीसी ने ये सदस्य ने ये बयान दिया है, सचिव ने ये बयान दिया है, वहां पेपर आउट प्रकरण चल रहा है, साग गिर गई है, ऐसा फालतू की चीजों से आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया से जितना आप बच सको उतना बचने का प्रयास कीजिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आप अच्छे से मजबूत रखिए ताकि आपकी एकाग्रता है वो बनी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी। कुछ योग प्राणायाम इत्यादि आप कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, दौड़ आदि कर सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को इस प्रकार आप बनाइए, अच्छी नींद भी लें, तनाव से मुक्त रहें। इसके लिए योग प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम इत्यादि है, उनको आप करते रहिए, तो उससे आपका शारीरिक और जो मानसिक स्तर है वो अच्छा है, वो अच्छा बना रहेगा। आशा करता हूँ साथियों मैंने मेरे अनुभव से और आप सभी से प्राप्त विचारों के आधार पर ये 10 मोटी मोटी गलतियां यहाँ उल्लेखित की जिनको विद्यार्थी करते रहते हैं। कोशिश कीजिए इनसे आप दूर रहें और आगामी सशक्त रणनीति बनाते हुए अध्ययन आप करें। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।